लास्ट वीडियो में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। उसके लिए IDC और IRMS की वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट किया था। ये देखिए IDC आई थी Im/पाई और IRMS की वैल्यू आई थी Im/2। अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी ऑफ द रेक्टिफायर। एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि वो कितनी अच्छी तरीके से काम कर पा रहा है। तो एफिशिएंसी को हम नीटा से डिनोट करते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है निर्गत शक्ति यानी बाहर निकलने वाली शक्ति इनटू निवेशित शक्ति। अब आपको पता है कि हम निवेश किस शक्ति को कर रहे हैं, जो कि इनटू 100 ये होता है हमारा नीटा %। ठीक है, तो निवेश हम कौन सी शक्ति को कर रहे हैं, AC को, और हम बाहर किसको निकाल रहे हैं, DC को। तो PDC/PAC इंटू 100 करने पर जो हमें रिजल्ट मिलता है वही क्या होता है, इसका एफिशिएंसी %। ठीक है, अब आप जानते हैं कि P जो होता है वो I²R के बराबर होता है। तो जो PDC होगा वो होगा हमारा IDC² इंटू RL। ओके, इसी तरह से हमारा अंदर आने वाली जो IPAC होगा वो क्या होगा, पूरे सर्किट के लिए हम जो करंट दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा I²RMS इंटू टोटल रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो हमने लास्ट वीडियो में कल देखा था कि पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, RS प्लस RF प्लस RL। ठीक है, तो जो हमारी करंट आ रही है, इनपुट करंट, उसके लिए ये पूरा रेजिस्टेंस काम करेगा और आउटपुट करंट के लिए सिर्फ और सिर्फ लोड रेजिस्टेंस काम करेगा। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस की जगह PAC इज इक्वल टू हो जाएगा I²RMS इंटू RS प्लस RF प्लस RL, और इन दोनों को मिला करके हम R लिख लेते हैं, सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस है ना। तो क्या हो जाएगा R और प्लस इसका आउटपुट रेजिस्टेंस इंटू RL। तो PDC और PAC इन दोनों की वैल्यूज़ को हम यहाँ रख लेते हैं, तो हमें मिलेगा I²DC इंटू RL इंटू I/I²RMS इंटू R प्लस RL। ओके, अब ये दोनों वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं, I²DC और I²RMS की वैल्यूज़। तो यहाँ पर हम रखते हैं IDC की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करी थी, IDC इज इक्वल टू Im/पाई। ये देखिए यहाँ पर लिखी थी ना Im/पाई, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, Im² इंटू RL, और IRMS की वैल्यू हमने क्या निकाली है, Im/2। तो यहाँ हो जाएगा Im²/4 इंटू R प्लस RL। अब यहाँ पर Im² से Im² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हमें मिलेगा 4/π² RL/R प्लस RL, ये है हमारा नीटा। और जब हमें इसका परसेंटेज निकालना है तो हम इसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीटा % निकलेगा। अब 4/π² हम जानते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 के अराउंड। तो 3 की वैल्यू रख के जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा नीटा % इज इक्वल टू 40.6 इंटू RL/R प्लस RL। मैं नीचे वाली टर्म में से RL को क्या कर लेती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ, तो मुझे मिलेगा 40.6। ऊपर भी हमको RL दे रखा है, नीचे RL कॉमन लिया तो R/RL प्लस 1, RL से RL क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमें मिला 40.6 अपॉन R/RL प्लस 1 इंटू %। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम RL की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और ये वैल्यू जितनी कम होगी ये वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। कुल मिला करके अगर RL इज़ इंक्रीज्ड है ना, इफ़ RL इज़ इंक्रीज्ड, अगर हम RL की वैल्यू को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है एफिशिएंसी की वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नीटा % क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम इसको बहुत ज़्यादा कर ले तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो हमें इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो है वो मिलेगी 40.6%, यानी कि ये आधे से भी ज़्यादा कम एफिशिएंट होता। अगर 50% होता तो ये आधे तक एफिशिएंट होता, लेकिन यहाँ पर इससे ये पता चल रहा है कि ये आधे साइकिल को भी ढंग से रेक्टिफाई नहीं कर पाता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है एफिशिएंसी की, दक्षता
दक्षता की वो सिर्फ 40.6% होती है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक और इस हाफ वेव रेक्टिफायर का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, रिपल फैक्टर। ठीक है, रिपल क्या होता है? मैंने जब रेक्टिफायर शुरू किया तभी आपको बताया था कि जब हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं तो हमें इस तरह से डीसी करंट मिलती है, जबकि डीसी करंट होनी चाहिए इस चीज़ ऐसी ऐसी। ठीक है ना, तो हमें इसमें क्या मिलती है? रिपल्स मिलती है। रिपल्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि डीसी वोल्टेज में एसी का कुछ मिला हुआ सा भाग मिलता है, मिक्सचर मिलता है हमको एसी का, उसे हम क्या कहते हैं? रिपल्स कहते हैं। अब इस रिपल फैक्टर को हम निकालेंगे कि इस वाले जो हमारा रेक्टिफायर है उसमें कितनी रिपल्स आती है। ठीक है, यानी कि उसमें कितना एसी का भाग उपस्थित है। ठीक है, तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू IAC अपॉन IDC, यानी आपने जितनी इनपुट करंट दी है, इनपुट वाली प्योर इनपुट करंट, वो भी कैसी? एसी करंट। ठीक है, अपॉन प्योर आउटपुट, जितना आप आउटपुट ले रहे हो डीसी करंट का, उसका रेशियो क्या होता है? रिपल फैक्टर। ठीक है, अब आपको पता है कि टोटल जो होती है ना, टोटल जो करंट होती है वो क्या होती है? IRMS। टोटल करंट सर्किट में कितनी होती है? IRMS। तो IRMS जो होगी, ठीक है ना, अगर मैं टोटल पावर की बात करूँ तो पावर P इज इक्वल टू I²R, तो टोटल पावर होती है I² RMS RL, जो कि किसके बराबर होगी? AC प्लस DC के बराबर होगी, है ना। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? I² AC इंटू RL प्लस I² DC इंटू RL। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं? आउटपुट, टोटल आउटपुट की बात कर रही हूँ। हमने देखा ना यहाँ पर क्या होता है आउटपुट में हमको डीसी तो मिल ही रहा है, लेकिन डीसी के साथ साथ कुछ हमारे पास क्या आया है? एसी का भी कंपोनेंट आ गया है। तो जो टोटल आउटपुट पावर होगी वो होगी I² RMS, और आउटपुट की बात हो रही है तो सब जगह लोड आएगा, तो यहाँ से पूरी तरफ से RL जो हो जाएगा वो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो सारी जगह से RL कैंसिल हुआ तो हमें मिला I² RMS इज इक्वल टू I² AC प्लस I² DC। यहाँ से अगर मैं IAC की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो मिलेगा IRMS का स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मुझे किसकी वैल्यू मिली? IAC की वैल्यू मिली। अब मैं रिपल फैक्टर के फॉर्मूले में IAC की वैल्यू को क्या कर दूँ? सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो मुझे रिपल फैक्टर मिलेगा IAC अपॉन IDC इज इक्वल टू I² RMS माइनस I² DC अपॉन IDC। अगर मुझे इसको रूट के अंदर ले जाना है तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, तो I² RMS अपॉन I² DC और माइनस I² DC और I² DC क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हमारे पास IRMS की भी वैल्यू है, IDC की भी वैल्यू है, दोनों को क्या कर लेंगे? पुट कर लेंगे। अभी हमने देखी थी IRMS की वैल्यू होती है IM अपॉन 2 और IDC की वैल्यू होती है, यहाँ पर हमारे पास IDC की वैल्यू होती है IM अपॉन 5। तो दोनों को अप्लाई कर देंगे, IM अपॉन 2 और IM अपॉन पाई, दोनों का क्या करेंगे? होल स्क्वायर माइनस 1। IM से स्क्वायर से IM स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा पाई ऊपर चला जाएगा, तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा 4 माइनस 1। ओके, यहाँ पर हम पाई की वैल्यू को रख के जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रिपल फैक्टर की वैल्यू आएगी 1.21। कितनी आएगी? 1.21। अगर मुझे इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100 से क्या कर दूंगी? मल्टीप्लाई, तो 121%, यानी बहुत ज़्यादा खराबी आ रही है। ये एक तरीके से खराबी हुई ना, हमें एसी नहीं चाहिए पर एसी मिक्स होकर के आ रही है, तो यहाँ पर एसी का मिक्सचर बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इसका रिपल फैक्टर क्या है? बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हाफ वेव रेक्टिफायर बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है यूज़ करने के लिए। अगर हमें कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट चाहिए तो इसका मतलब हमें कोई और चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, और इसी ऑप्शन के तौर पर हम जो यूज़ करते हैं वो होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में एक स्पेशल चीज़ होती है कि यहाँ पर
सबसे पहला तो हम जो ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहे हैं उसे बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। क्या कहते हैं? सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। यानी इसको हमने क्या कर दिया है, बीच में से एक और वायर को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो पहली स्पेशलिटी तो होती है कि इसमें हम सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर को यूज़ करते हैं। दूसरी इसमें स्पेशलिटी ये होती है कि इसके अंदर 2 डायोड्स को लगाया जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड थी, इसमें हम D1 और D2 2 डायोड्स को क्या कर रहे हैं, यूज़ करें। और तीसरी स्पेशलिटी होती है, ये जो है फुल साइकिल को यूज़ करता है और पूरे साइकिल के लिए हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके ग्राफ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि यहाँ पर हमने इनपुट दिया VI, जो कि कैसा होगा, हमारा AC इनपुट होगा। ठीक है ना, तो VI इनपुट हमने दिया तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये दोनों डायरेक्शन में है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, VI। अब इसकी वजह से इस वाली साइड पर एक वोल्टेज आ जाएगा VS, जो भी इसी तरह से होगा। ठीक है ना, सेकेंडरी कॉइल पर क्या आ जाएगा, एक वोल्टेज। अब आधे साइकिल के लिए जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में पढ़ा था वही ग्राफ आएगा कि डायोड D1 जो है वो आधे साइकिल के लिए क्या करेगी, ऑपरेट करेगी और हमको एक ऐसा ग्राफ देगी। लेकिन जो बचा हुआ आधा साइकिल है, यहाँ से डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। जो बचा हुआ आधा साइकिल है उसके लिए D2 ऑपरेट करेगी और वो भी हमें क्या देगी, जो जहाँ पर ये काम नहीं कर रही है वहाँ पर ये काम करेगी और हमें क्या देगी, बचे हुए आधे साइकिल के लिए भी क्या देगी, रिजल्ट देगी। और जो हमारा टोटल आउटपुट होगा वो इन दोनों को मिला करके मिलेगा। तो हमें टोटल आउटपुट कैसा मिलेगा, इस तरह से मिल जाएगा। यानी कि करंट का पूरा साइकिल यूज़ हो रहा है, कुछ भी भाग वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में इसकी वर्किंग को पढ़ना शुरू करते हैं। मान लिया कि फर्स्ट हाफ साइकिल की, किसकी बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट हाफ साइकिल की। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये वाली चीज़ आएगी, तो इसके लिए A क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और B क्या हो जाएगा, नेगेटिव। A हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और B हो जाएगा हमारा नेगेटिव। इस केस में क्या होगा, सेम चीज़, डायोड D1 जो है वो क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस्ड। क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, ध्यान से देखें कि यहाँ पर क्या आया है, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आया है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव वाला डायोड D1 के P पे जाएगा और यहाँ जो नेगेटिव आया है वो डायोड D1 के P पर जा रहा है, यानी D2 यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिवर्स बायस्ड। क्या हो जाएगी, रिवर्स बायस्ड। ध्यान से देखिए फिर से, ये पॉजिटिव डायोड D1 पर आएगा और नेगेटिव डायोड D2 पर आएगा। तो D1 तो हो गई फॉरवर्ड बायस और D2 क्या हो जाएगी, रिवर्स्ड बायस। तो हमें पता है कि हमें करंट सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस की वजह से मिलती है। रिवर्स बायस से हमें कोई भी हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट करंट नहीं मिलती है। तो जो D1 हो जाएगी वो क्या होने लगेगी, ऑपरेट होने लगेगी और D1 की वजह से हमें आधे साइकिल पर क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। D2 की वजह से कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जब इसका ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल की जगह पर क्या हो जाता है, अब सेकेंड हाफ साइकिल हो जाता है, तब क्या होगा, ध्यान से देखिए, सेकेंड हाफ साइकिल में अब उल्टी हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो सेम टू सेम डायोड D1 जो है A पर आ जाएगा नेगेटिव, B पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो डायोड D1 जो है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स्ड बायस और डायोड D2 क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस। समझ में आया, यानी कि उल्टी कंडीशन हो गई। ठीक है, और लोड हम इस सेंटर टैप वाले से ले रहे हैं, यानी कि चाहे ये वाली ऑपरेट कर रही हो तब भी हमें यहाँ पर मिलेगा और अगर ये वाली ऑपरेट कर रही हो तब भी, ये जो है देखो यहीं से ही जुड़ी हुई है ना, इसको हमने ऊपर से जोड़ दिया। अगर करंट यहाँ से आ रही है तो सीधी सीधी यहाँ करंट मिल जाएगी और अगर करंट यहाँ से आ रही है तब भी हमें इन दो टर्मिनल्स के बीच में क्या मिलेगा, सेम डायरेक्शन में आउटपुट मिलेगा। इस केस में D1 रिवर्स बायस हो गई और D2 फॉरवर्ड बायस हो गई। तो D1 से हमें कोई भी सिग्निफिकेंट करंट नहीं मिलेगा, लेकिन D2 से हमें क्या मिलेगा, एक अच्छा खासा करंट मिलेगा। तो इस केस में कौन ऑपरेट करती है, D2 ऑपरेट करती है। ठीक है, और
D1 ऑपरेट नहीं करती है, और इस वजह से सेकेंड हाफ साइकिल के लिए हमें D2 से क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। इसी तरह अगले हाफ साइकिल के लिए फिर से D1 से रिजल्ट मिलेगा, उसके अगले हाफ साइकिल के लिए फिर से D2 से, उसके हाफ साइकिल के लिए फिर से D2 से क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। और ऐसे करके दोनों ही रिजल्ट्स को हम जब ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, फाइनल वोल्टेज V0 जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। यानी यहाँ पर करंट का पूरा साइकिल यूज़ हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिए IDC की वैल्यू, IRMS की वैल्यू, रिपल फैक्टर की वैल्यू, एफिशिएंसी की वैल्यू निकालेंगे और फिर रेक्टिफायर का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड।